वर्चुअल नॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर 5 गवर्नमेंट बजट एवं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा। अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ कर लीजिए और कापी पेन लेकर तैयार हो जाइए। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे। सरकारी बजट क्या होता है? बजट सरकार की वार्षिक आय तथा व्यय का ऐसा ब्यौरा होता है जो आगामी वित्तीय वर्ष के अनुमानों को प्रकट करता है। इसमें बीते वर्ष की अपेक्षा उपलब्धियों तथा कमियों से संबंधित रिपोर्ट भी सम्मिलित होती हैं, किंतु बजट के इस भाग पर जिसमें पिछली घटनाएं का वर्णन मात्र होता है विशेष ध्यान दिया जाता है। अधिकतर बजट के उस भाग का विशेष ध्यान दिया जाता है जिसमें आने वाले वर्षों में सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, आय तथा व्यय का ब्यौरा होता है। आसान शब्दों में कहें तो सरकारी बजट एक वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान सरकार की प्राप्तियां तथा सरकार के व्यय की अनुमानों का विवरण होता है। सरकारी बजट के उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया जाता है? बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय का एक सांख्यिकी ब्यौरा होता मात्र नहीं है, यह सरकार की नीतियों तथा उद्देश्य का प्रतिबिंब है जिसे सरकार बजट के माध्यम से पूरा करना चाहती है। उल्लेखनीय है कि उद्देश्य जिन्हें सरकार बजट द्वारा या बजट संबंधी नीति द्वारा प्राप्त करने का प्रयास करता है वो इस प्रकार है। आय तथा संपत्ति का पुनः वितरण, इसमें आय और संपत्ति का वितरण किया जाता है। इसी प्रकार संसाधनों का पुनः आवंटन, ये सरकार ये बजट की अनुमानित प्रतियां हैं, उद्देश्य हैं। अब दूसरा अगला उद्देश्य हम देखेंगे कि आर्थिक स्थिति, बाजार शक्तियों और मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र क्रियाशीलता के फलस्वरूप व्यापार चक्र का समय समय पर आना अनिवार्य होता है। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के चक्र चलते हैं। सरकार अर्थव्यवस्था का इन व्यापारिक चक्रों को सुरक्षित रखते हैं के लिए वचनबद्ध होती है। बजट सरकार के हाथों में एक महत्वपूर्ण नीति अस्त्र है जिसका प्रयोग द्वारा वह अस्फीति तथा मुद्रास्फीति की स्थितियों का मुकाबला करती हैं। ऐसा करके सरकार आर्थिक स्थिति में प्राप्त करती हैं। आर्थिक स्थिरता ही निवेश को प्रोत्साहन करती है और समृद्धि तथा विकास की गति तेज होती है। इसी प्रकार से अगला उद्देश्य है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सरकारी बजट संबंधित नीति से ही यह प्रकट होता है कि वह किस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से विकसित की गति को तीव्र करने के लिए उत्सुक है, विकास की गति को प्रायः सार्वजनिक उद्यमों को उक्त क्षेत्रों में लगाने का प्रयत्न किया जाता है जहां प्राकृतिक एकाधिकार होता है। अब बजट की प्राप्तियों का वर्गीकरण, यहाँ पर मैंने एक ट्री बनाया है जो सरकारी बजट के वर्गीकृत कर रहा है। इसमें दो मुख्य बजट होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। राजस्व बजट की बात करें तो राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय। राजस्व प्राप्तियां में कर राजस्व और गैर कर राजस्व व्यय। इसी प्रकार से राजस्व व्यय में योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजनागत राजस्व व्यय। और हम पूंजीगत बजट की बात करें तो इसमें पूंजीगत बजट प्राप्तियां और उसमें व्यय। तो देखिए पूंजीगत बजट में सिर्फ प्राप्तियां होती हैं और व्यय के अंदर हम देखते हैं कि योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय, ये सरकारी बजट के घटक हैं। अब इससे कुछ बजट की अवधारणा को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि पूंजीगत लेखा क्या होता है। पूंजीगत बजट केंद्रीय सरकार की परिसंपत्तियों के साथ साथ दायित्वों के संबंध में राशियों का वह लेखा है जो पूंजी में होने वाले परिवर्तनों का ध्यान रखता है। इसके अंतर्गत सरकार की पूंजी प्राप्ति तथा पूंजीगत व्यय शामिल होता है। यह सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं तथा उनके वित्तीय प्रबंधों को दर्शाता है। अब पूंजीगत प्राप्ति की बात करते हैं तो सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो दायित्व का सृजन या वित्तीय परिसंपत्तियों का काम करती हैं पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। अब इसी प्रकार पूंजीगत व्यय, वे सरकार के वे व्यय जिनके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिस्थितियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी उपकरण, शहरों में निवेश और केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार एवं संघ शासित प्रदेशों में सार्वजनिक उपकरणों
तथा अन्य पक्षों को प्रदान किए गए ऋण तथा अग्रिम संबंधी व्यय शामिल किए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रुपए कहाँ से आता है बजट और रुपए कहाँ जाता है उसका बजट। ये पूरे दो जो पाई ग्राफ बने हैं इससे आपको पता चलता होगा। देखिए आप कि ऋण विभिन्न प्राप्तियां हैं, इसी प्रकार उधार और अन्य योग्यता है, निगम कर हैं, आय कर हैं, सीमा शुल्क है, केंद्रीय उत्पादन शुल्क हैं। इसी प्रकार से रुपए कहाँ जाता है बजट। ये 2 साल का यहाँ पर इसका बजट दिया है। इसमें आप दोनों जब पाई चार्ट को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये पता चलेगा। अब देखते हैं संतुलित बजट किसे कहते हैं। अगर किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार की आमदनी और खर्च के आंकड़े बराबर हो तो उसे संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट कहते हैं। इस बजट को वास्तव में चादर के हिसाब से पैर फैलाने वाला बजट भी कहा जाता है। इससे यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि सरकार अपनी आमदनी के हिसाब से ही रकम खर्च करेगी। सरकारी घाटे की माप। जब राजस्व प्राप्तियां और ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियों का योग सरकार के कुल व्यय से कम होता है तो वह राजकीय कोष घाटा कहलाता है। दरअसल यह सरकार की आय और कुल व्यय का अंतर होता है। राजकीय कोष घाटे को सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करता है। अब हम देखते हैं राजकीय कोष नीति। इसमें सरकारी व्यय में परिवर्तन। और यहाँ पर अब हम करों को स्थिर करके रखकर सरकार जी से वृद्धि के प्रभाव का विचार करें। जब टी अर्थात एक मुक्त कर से जी अर्थात सरकारी खरीद अधिक होती है तो सरकार घाटे का वहन करती है, क्योंकि जी समस्त व्यय का घटक है। योजनाबद्ध समस्त व्यय में वृद्धि होगी। समस्त मांग अनुसूची के ऊपर की ओर एडी तक शिफ्ट होता है। निर्गत के प्रारंभिक स्तर मांग का पूर्ति होती है। इसी प्रकार से इसमें उच्च सरकारी व्यय का प्रभाव दिया गया है। अर्थनीति से संबंधित संदर्भ में सरकार के राजकीय राजस्व संग्रह, करारोपण तथा व्यय के समुचित नियमों द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देना राजकीय कोष नीति कहलाती है। अतः राजकीय कोष नीति दो मुख्य औजार हैं: कर स्तर एवं ढांचे में परिवर्तन तथा विभिन्न मदों में सरकार द्वारा व्यय में परिवर्तन। तो ये राजकीय कोष नीति कहलाती है। अब हम देखते हैं राजकीय कोष नीति का जो ये करों में परिवर्तन कैसे करते हैं। इस पूरे रेखा चित्र में आप समझ सकते हैं। हमें पता है कि आय के प्रत्येक स्तर पर करों में कटौती से प्रयोजित आय y-t में वृद्धि होता है और फलस्वरूप समस्त व्यय अनुसूची में ऊपर की ओर शिफ्ट होता है, जो करों में कमी का अंश c होता है। इसे रेखा चित्र 5.2 में दर्शाया गया है। समीकरण 5.3 से हम कर गुणांक को उसी विधि द्वारा जो सरकार के व्यय का गुणांक में प्रयोग किया जाता है ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 5.3 में हम प्राप्त करते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है। ये दोनों समीकरण से ये स्पष्ट है कि करों में परिवर्तन कैसे होता है। अब पूंजीगत प्राप्तियों एवं राजस्व प्राप्तियों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर अंतर का आधार आशय, उदाहरण और आवृत्ति और अनावृत्ति पे दिया गया है। सबसे पहले आशय से बात करते हैं। पूंजीगत प्राप्तियाँ सरकार की देयता उत्पन्न करती हैं एवं परिसंपत्तियों में कमी करती हैं। राजस्व प्राप्ति सरकार की ना तो देय उत्पन्न होती है और ना ही परिसंपत्तियों में वृद्धि होती है। उदाहरण, ऋण प्राप्त करना देयता को बढ़ाता है एवं विनिवेशीकरण सरकारी परिसंपत्तियों में कमी करता है। जबकि राजस्व प्राप्तियां में कर, शुल्क, चालान, जुर्माना से प्राप्त आय होती है। आवृत्ति एवं अनावृत्ति प्रभाव, ये अनावृत्ति स्वभाव की होती हैं अर्थात इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। ये आवृत्ति स्वभाव की होती हैं, बारंबारता प्राप्त होती है, इनकी पुनरावृत्ति अधिक होती है। अब हम देखते हैं कि गतिशील कर एवं प्रगतिगामी कर में अंतर बताइए। तो यहाँ पर भी हमने 3 प्रकार से अंतर का आधार लिया है। आशय, अंतर का आधार में आशय प्रगति कर, ये कर आय बढ़ने के साथ दर में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। प्रगतिगामी कर में ये कर आय के बढ़ने के साथ दर में कमी के साथ घटते हैं। देखो दोनों में एकदम जस्ट उल्टा है। भार, इसका भार धनियों पर अधिक एवं निर्धनों पर कम पड़ता है, जबकि इसका वास्तविक भार समाज के निर्धन वर्ग पर ही पड़ता है। न्यायपूर्ण, ये कर न्यायपूर्ण होते हैं क्योंकि ये आय की असमानताओं को कम करते हैं। ये कर न्यायपूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि ये आय की असमानता को बढ़ाते हैं।
अब हम देखते हैं भारत में बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट जो बनता है वो कैसे बनता है? तो सबसे पहले बताएंगे कि बजट की तैयारी। बजट बनाने से पूर्व बजट की तैयारी की जाती है। वित्त मंत्रालय विभिन्न मंत्रालयों से आय व्यय के लेखे मंगाता है। भारत में संघीय शासन व्यवस्था होने से कारण राज्य व केंद्र के अलग अलग बजट होते हैं। बजट पेश करना। अब तैयारी हो गई। बजट बन जाने के बाद उसे राज्यसभा व सांसद के द्वारा पारित किया जाता है। जब तक बजट स्वीकृति नहीं हो जाता यह प्रभाव नहीं माना जाता है। लोकसभा द्वारा बजट का पारित होना अनिवार्य है। सामान्य बहस। वित्तीय मंत्री द्वारा पूरा भाषण पढ़ लेने के पश्चात भाषण के लिए बहस का दिन अलग से तय किया जाता है, जिस पर पक्ष और विपक्ष सदस्यों द्वारा समान रूप से चर्चा की जाती है। उसको बहस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि दूसरा है कि मतदान द्वारा। बजट पर सामान्य बहस को जानने के बाद विभिन्न विभागों के मंत्री अपने अपने विभाग के लिए अनुदान की मांग रखते हैं और इस पर अलग अलग बहस होती है। कुछ मदें ऐसी होती हैं जिन्हें व्यय पर सदस्य संतुष्ट नहीं होते हैं तथा अनुदान की मांगों में कटौती लाने का प्रस्ताव भी पेश किया जाता है। यदि वित्त मंत्री के स्पष्टीकरण से सदस्य संतुष्ट न हो तो वे इस पर मतदान कर सकते हैं। जब मांगों पर वोटिंग समाप्त हो जाती है तब केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल की स्वीकृति ली जाती है। विनियोग विधेयक। बजट की मांगों पर बहस के पश्चात विनियोग विधेयक रखा जाता है, जिससे करों में लगने के सभी प्रस्ताव होते हैं। नए कर लगाने तथा वर्तमान करों में दरों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पर बहस होती है। जब लोकसभा में वित्तीय विधेयक पारित हो जाता है तब उसे स्वीकृति के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाता है। ये प्रक्रिया है बजट बनाने की। इसके बाद लास्ट अगला पॉइंट है कटौती का प्रस्ताव। मांग में कमी के उद्देश्य से सदस्यों द्वारा कटौती का प्रस्ताव रखते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं। पूर्ति को मना करना, नाम मात्र की कटौती करना, मितव्ययी की कटौती करना। यदि सरकार इस पर संतुष्ट है तो कटौती प्रस्ताव वापस ले लिया जाता है। यदि वह संतोषप्रद नहीं है तो प्रस्ताव को विभाजन के लिए रख दिया जाता है, जो बहुमत द्वारा ही निश्चित किया जाता है। यदि सरकार विभाजन पर हार जाती है तो उसका परिणाम मंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है। पूरक बजट। आपातकालीन परिस्थितियों में वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा में पूरक बजट भी संसद द्वारा स्वीकृति व्यय को पूर्ण करने के लिए रखा जाता है। इसमें व्ययों को पूर्ण करने के उद्देश्य से नवीन करों को लगाने के प्रस्ताव रख जाते हैं। यहाँ पर स्वीकृति प्राप्त होने से उपरांत ही लगाए जाते हैं। तो ये बजट वाली बात हो गई और यह अध्याय सरकारी बजट आज समाप्त होता है। नए वीडियो के साथ मैं तुरंत आपसे वापस मिलूँगा। तब तक के लिए